नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर अब तक जो रही थी वो थी पहलगाम हमला और उसके बाद देश ये इंतज़ार कर रहा था कि भारत सरकार इसका क्या जवाब देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि ऐसा जवाब दिया जाएगा कि जो ये हरकत करने वाले लोग हैं, इनकी कल्पना से परे होगा। लेकिन इस बीच में बुधवार की शाम को केंद्र सरकार ने ये घोषणा कर दी कि देश में इस बार जो जनगणना होगी उसमें जाति की भी गिनती होगी। तो इस फैसले के बाद कई सवाल खड़े हुए कि इसका टाइमिंग ये क्यों है और देश की राजनीति पर इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्वराज इंडिया के संस्थापक और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो योगेंद्र जी, बातचीत शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को सिर्फ इतनी जानकारी दे दूं कि जाति जनगणना दरअसल 1931 में आखिरी बार हुई थी और देश आज़ाद होने के बाद में देश में जनगणना तो हर 10 साल में होती रही, लेकिन जाति की गिनती रोक दी गई। तो विपक्ष, खास करके कांग्रेस, पिछले 2 सालों से इसको बहुत जोर शोर से उठा रहा था और योगेंद्र जी भी पहले से ही इसके पक्षधर रहे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो योगेंद्र जी, ये फैसला तो हो गया, लेकिन जो इसकी टाइमिंग है इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि अभी ये फैसला सरकार ने क्यों किया है। शुक्रिया मिलिंद जी। पहले एक छोटा सा संशोधन कर दूं। ये बात सही है कि इस देश में पिछले 1930 के बाद से संपूर्ण जातीय जनगणना नहीं हुई है, लेकिन आजादी के बाद से भारत में हमेशा इस देश की 1/4 आबादी की जातीय जनगणना हमेशा हुई है। एससी और एसटी की कैटेगरी की गिनती हमेशा सेंसस में हुई है, और केवल कैटेगरी की नहीं, एससी और एसटी के भीतर जो जो लोग कहते हैं कि हाँ मैं एससी हूं या एसटी हूं, उनकी जातिवार जनगणना हमेशा हुई है। तो इस वक्त जो हुआ है वो ये कि जो एससी एसटी के बारे में होता था वो अब ओबीसी और अदर्स के बारे में भी किया जाएगा। ये एक तो छोटा संशोधन था। ये जो क्यों हुआ, इसका टाइमिंग क्या हुआ, सच बात ये है कि सरकार ने इसको स्वीकार किया, मैं इससे हैरान नहीं। घोषणा इस समय पे की, ये जरूर चौंकाने वाली थी, लेकिन मोदी जी चौंकाने के उस्ताद हैं, कई बार किया करते हैं। और अगर इसके बहाने भारत सरकार थोड़ा सा टाइम ले रही है, थोड़ा सा अपने लिए स्पेस बना रही है, जो दबाव था तात्कालिक कि भाई इसी हफ्ते जवाब दो, ऐसा जवाब पाकिस्तान को दो जो कि जनता को टीवी के ऊपर दिखाई दे। मैंने कहा भी था कि ये दबाव रीजनेबल नहीं है। किसी भी देश में सरकार पे ये दबाव डालना कि तुम ये लो बदला जो कि मुझे टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे, इससे सरकार के निर्णय पे गलत दबाव पड़ता है। अगर इस बहाने मोदी जी कास्ट सेंसस के बहाने अपने लिए, सरकार के लिए, सैन्य बलों के लिए, डिप्लोमेसी के लिए थोड़ा सा टाइम परचेज कर रहे हैं, तो कम से कम मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं वैसे भी मानता हूं कि सबसे अच्छा और प्रभावी जवाब पहलगाम के बारे में वो होगा जो कि सरकार चुपचाप से करे, जैसे 2008-9 के अंदर हुआ जब मुंबई पे हमला हुआ था। उस वक्त मनमोहन सरकार ने तुरंत कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया था, लेकिन जो लोग विदेश नीति जानते हैं वो जानते हैं कि सरकार ने चुपचाप से इतना पाकिस्तान को टाइट कर दिया था। तो योगेंद्र जी, जैसा आप कह रहे हैं कि ये जो पहलगाम हमले का जो जवाब है वो सोच समझ कर दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम कोई टेलीविज़न के लिए या तुरंत एक जवाब दे दे, बल्कि 2008 की तरह से जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन सर, हम आज के विषय पर लौटते हैं, जिसमें आपने कहा कि ये फैसला दूरगामी फैसला है। तो इसके परिणाम आप क्या देखते हैं देश की राजनीति पर, जो जातीय जनगणना है? क्योंकि बीजेपी का जो समर्थक तबका है वो एक तरह से अचंभे में है। उसको ये लगा ही नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए राजी हो जाएगी। खास करके उसके जो बिल्कुल कट्टर समर्थक है वो इससे सदमे में है, आप कह सकते हैं। जी, मैं देख रहा था तमाम तरह की वीडियो, और गडकरी जी ने क्या कहा था और योगी जी ने क्या कहा था और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने क्या कहा था। मैं तो खुद इसका भुक्तभोगी हूं भाई। जैसा आपने बताया, मैं काफी समय से कह रहा हूं कि जातीय जनगणना करना इस देश के दीर्घ काल के लिए श्रेयस्कर है। जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए, जाति की जो विषमताएं हैं उनको खत्म करने के लिए, उसके अन्याय और अत्याचार को खत्म करने के लिए जातीय जनगणना बेहद जरूरी है। और तमाम तरह की गालियां पड़ती थी
है ना। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री ने भी इशारा कर दिया था कि जातीय जनगणना की बात करने वाले लोग जो है देश का बंटवारा करना चाहते हैं। बड़े शानदार डायलॉग दिए थे, क्योंकि डायलॉग बहुत अच्छे दिया करते हैं। ये सब कहने के बाद, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं है कि आरएसएस बीजेपी कतई नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। लेकिन ये करने की मजबूरी क्या हुई? मजबूरी ये हुई कि भाई अ, वोट की राजनीति करनी है। मजबूरी ये है कि इस देश का जो जाति व्यवस्था का जो तबका जाति व्यवस्था से फायदा उठाता है, जाति व्यवस्था की विषमता का जिसको फायदा मिलता है, जिसको कई बार ब्राह्मणवादी कह दिया जाता है, पर आप अगड़ा समाज कह लीजिए। अगड़े समाज के जो लोग हैं, जो कि जिनका बीजेपी में वर्चस्व है, और शुरुआत में बीजेपी दरअसल उन्हीं की पार्टी रही, तो वो तो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। लेकिन सरकार चलानी है, चुनाव जीतने हैं। चुनाव जीतने तो अगड़े समाज के बेसिस पे तो आप जीत नहीं सकते, क्योंकि हिंदू अगड़ा समाज ज्यादा से ज्यादा इस देश का 20% है पॉपुलेशन। वोट तो बाकी 80% के लेने हैं, और ये बात मोदी जी और शाह अच्छे से समझते हैं। और पिछले 2 साल से इस सवाल को कांग्रेस ने जिस तरह से उठाना शुरू किया, और राहुल गांधी ने इसे बिल्कुल अपना पर्सनल मिशन बना लिया, बार बार लगातार कहते गए, जबकि जाहिर है कहीं अंदर से भी विरोध हो ही रहा होगा। बाहर से तो खूब लोग कहते हैं कि देखो पगलेपन की बात कर रहे हैं। बताइए, जब राहुल गांधी ने संसद में बात की थी, तो आपको ध्यान होगा संसद में किस तरह का रिएक्शन दिया था बीजेपी के लोगों ने। लेकिन राहुल गांधी जब इस पे अड़े रहे, तो अंततः मोदी जी को घुटने टेकने पड़े। और इसके लिए उन्होंने पहले आरएसएस से कंसल्टेशन कर लिया होगा। आपने याद होगा आपको, कुछ समय पहले आरएसएस का बयान आया था कि हमें जातिवार जनगणना से ऐतराज नहीं है, बशर्ते कि उस पर राजनीति ना हो। तो तभी से मैं समझता हूं दरवाजे तो खुल गए थे, इसके लिए स्वीकार हो गया है। तो इसे अगर ऐसे देखा जाए कि किसान आंदोलन की तरह एक बार फिर मोदी जी को घुटने टेकने पे मजबूर होना पड़ा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हुआ तो यही है। लेकिन मोदी जी का स्टाइल ये है कि जब वो घुटने भी टेकते हैं, तब भी इस स्टाइल में टेकते हैं कि उसे लगता है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आ रहे नहीं, पर योगेंद्र जी, जो आप बात कह रहे हैं कि चुनाव जीतने हैं, वोट की मजबूरी है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से जब से कांग्रेस ने ये मांग उठाना शुरू की थी, मुझे जहाँ तक याद है मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से पहले ये मांग उठना शुरू हुई थी। तो अगर आप लोकसभा चुनाव छोड़ दें, तो बाकी चुनाव में खास करके जो राज्यों के चुनाव हैं, वहाँ पे तो ये जातीय जनगणना का मुद्दा कांग्रेस के लिए कम से कम काम नहीं किया, और बीजेपी चुनाव जीत गई। तो ये अब हम कैसे इसमें राजनीति देख सकते हैं, क्योंकि अब बिहार का चुनाव भी अभी दूर है। हैं। नहीं नहीं मिलिंद जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश वगैरह में तो मुद्दा बना ही नहीं। मैं अभी भी नहीं मानता कि लोकसभा चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा था जातीय जनगणना। कांग्रेस ने पोजीशन ली थी, लेकिन तात्कालिक रूप से मुद्दा नहीं बना था। लेकिन ये सवाल तात्कालिक नहीं होते, और मोदी जी और शाह राजनीति समझते हैं, दीर्घकालिक राजनीति समझते हैं। जो खेल है इस देश में वो ये है कि दीर्घकाल में जो ओबीसी है उसका वोट किसकी तरफ जाएगा। 2024 के चुनाव में भी बीजेपी को ओबीसी का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, खासतौर पे ईबीसी का वोट मिला है। तो जातिवार जनगणना की बात करने से तात्कालिक अगले चुनाव में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा नहीं है। लेकिन ये जो दीर्घकालिक खेल है कि कांग्रेस दोबारा से सोशल जस्टिस की पार्टी बन रही है, दोबारा से कहिए या एक मायने में कहिए तो पहली बार कांग्रेस सोशल जस्टिस की पार्टी बन रही है। बीजेपी इस खतरे को भांप रही है, बीजेपी उसको एंटिसिपेट करते हुए ब्लॉक करना चाह रही है। राजनीति का खेल यही है। और बिहार का चुनाव कोई बहुत दूर नहीं है भाई। बिहार का चुनाव, और बिहार एक प्रदेश है जहां जाति और जातिगत जनगणना जो है एक प्रश्न है, तो बिहार के चुनाव को देखते हुए भी हुआ है। मैं तो कहूंगा अगली बार जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसके लिए भी गोटी बैठाई जा रही है। अंततः बीजेपी दिखाना चाहती है कि उस पे जो केवल अपर कास्ट की पार्टी होने का दाग रहा है, बहुत समय से रहा है, बीजेपी उसे छोड़ के ओबीसी की पार्टी अपने आप को दिखाना चाहती है, जिसमें मतलब इसे लेजिटिमेट गेम, कोई बुरी बात नहीं, बीजेपी ऐसा दिखाना चाहती है तो करे। और उसके लिए सब कुछ हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म में इस देश के ओबीसी की पॉलिटिक्स कौन ठीक से खेल सकेगा, उसका खेल है। उसकी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण एक मूव लिया गया है। लेकिन हम केवल राजनीतिक मूव और उसके विश्लेषण तक सीमित न रखें, क्योंकि
दुनिया में हर बुरी चीज राजनीति से होती है और हर अच्छी चीज भी राजनीति की वजह से होती है। मैं समझता हूं ये देश के दीर्घकालिक हित में बहुत एक बड़ा कदम हुआ है। जैसे मंडल का आना एक ऐतिहासिक मोड़ था, उसी तरह से हम देश में एक सामाजिक न्याय की लड़ाई में आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। नहीं तो योगेंद्र जी, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसको लगातार दबाव बना रखा था। लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने इसके बाद में, तो उन्होंने कहा कि बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उन्होंने दो बातें और उठाई है। एक, जो 50% की सीमा है आरक्षण में, उसको तोड़ा जाना चाहिए, और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी उसको तोड़ेगी। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। तो ये जो दो मांगे हैं, अब क्योंकि ये जब बात हुई कि भाई मोदी जी ने कांग्रेस से मुद्दा छीन लिया है, जाति जनगणना की बात करती थी कांग्रेस, तो मोदी जी ने वो मांग लिया, तो अब कुछ कहने के लिए नहीं है। तो ये जो दो बातें अब राहुल गांधी ने सामने रखी है, ये जैसे आप कह रहे हैं कि लंबे समय तक तो वो सोशल जस्टिस की पार्टी नहीं रही, अब सोशल जस्टिस पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। तो ये जो दो मांगे, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसमें कानूनी बाधाएं भी है? इसमें कुछ भी नया नहीं है। राहुल गांधी ये सारी बातें काफी समय से कहते आए हैं। जो उन्होंने बात कही है, खैर उन्होंने अभी प्राइवेट सेक्टर नौकरी की बात नहीं कही है, उन्होंने प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात कही है फिलहाल, जो कल उन्होंने किया है। लेकिन अंततः वो सवाल भी उठेंगे। देखिए, 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पे भविष्य में हमें निगाह रखनी चाहिए। पहला तो एकदम तात्कालिक है कि बीजेपी ने जातीय जनगणना की बात घोषणा तो कर दी है सरकार ने, लेकिन जब तक एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं आता तब तक मुझे क्लियर नहीं है कि क्या ये अधूरी जनगणना होगी या पूरी जनगणना होगी। अधूरी से मेरा तात्पर्य ये है कि एससी और एसटी की जातीय जनगणना तो हमेशा होती ही रही है। सरकार ये भी कह सकती है कि ठीक है, एससी एसटी के अलावा अब हम ओबीसी भी कर देंगे, यानी कि जो कि एससी एसटी ओबीसी नहीं है, जो अगड़ा समाज है, उसकी गिनती अभी भी हम नहीं करेंगे, जिसे मैं अधूरी जनगणना वो कहता हूं। तो अधूरी, हालांकि जो सरकार का कल का बयान है उससे लगता है कि पूरी जनगणना करेंगे जातीय, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है मिलिंद जी कि किसी भी समाज में विषमता को, गैर बराबरी को, अन्याय और अत्याचार को समझने के लिए बेहद जरूरी होता है कि जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, और हमारे देश में वो हिंदू अपर कास्ट जिसको बोला जाता है, वो वर्ग है, उसके विशेषाधिकारों की शिनाख्त जब तक नहीं होती, उसके विशेषाधिकारों की गिनती जब तक नहीं होती, तब तक आप पिछड़े का फैसला कर ही नहीं सकते। पिछड़ा मतलब किससे पिछड़ा भाई? तो इसलिए पहला कदम है कि संपूर्ण जातीय जनगणना हो, अधूरी ना हो। दूसरा कदम है, जो राहुल गांधी ने भी इशारा किया है, कि केवल सेंसस में जाति की जनगणना करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सेंसस कई चीजें गिनती करता है, कुछ चीजें की गिनती नहीं करता। सेंसस शिक्षा की बिल्कुल स्पष्ट गिनती करता है, लेकिन सेंसस की गिनती से यह नहीं पता लगता कि आईआईटी में पढ़ने वाले, कि आईआईएम में पढ़ने वाले लोग कौन है, जो बिल्कुल एजुकेशन के टॉप पे हैं, जहां सारी नौकरियां जहां कंसंट्रेटेड हैं, वहां की प्रोफाइल पता नहीं लगती। सेंसस लैंड नहीं पूछता, जमीन किसके पास कितनी है वो नहीं पूछता, और इस देश में जमीन का सवाल तो सबसे बड़े सवालों में से एक है। सेंसस ये नहीं पूछता कि सरकारी नौकरी है कि नहीं है, और सरकारी नौकरी है तो कहाँ की है, चपरासी है कि आईएएस अफसर है। सेंसस तो उसमें और चौकीदार में भी अंतर नहीं करता है। सेंसस ये नहीं पूछता कि आपके पास दुकान है, उद्योग है, फैक्ट्री है, कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ये सब गिनती नहीं करता। तो सेंसस की सूचना जरूरी है, लेकिन अपर्याप्त है। तो दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस देश की पूरी कास्ट प्रोफाइलिंग करने को तैयार है? केवल सेंसस की सूचना ही नहीं, सेंसस के बाहर भी जो सूचना है, जो कि इकोनॉमिक सेंसस में की जाती है, जो एग्रीकल्चर सेंसस में की जाती है, क्या उसके लिए भी तैयार है? और तीसरा सवाल जिस पे राहुल गांधी ने इशारा किया है वो यही है कि भैया, सेंसस तो केवल डायग्नोस्टिक है ना, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है। एक्सरे करने से तो संतुष्टि नहीं हो जाती। एक्सरे के बाद आप डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब प्लास्टर कीजिए, ऑपरेशन कीजिए, जो करना है काम कीजिए। तो असली सवाल तो वहां है, असली बैटल तो वहां आएगा कि भाई क्या दवा देनी है। जहां आज की तारीख में 50% की सीलिंग लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है सारी रिजर्वेशन कर लो, 50% के अंदर करो, उससे बाहर मत करो। इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, एक मोटी सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है। जब सेंसस हो जाता है और मान लीजिए पता लगता है, जो कि होगा ही, कि ओबीसी इस देश में 27% से फालतू, 45 और 50 के बीच में कुछ निकलेंगे,
अगर ये पता लगता है और अगर ये भी साबित होता है कि ओबीसी की शैक्षणिक स्थिति और नौकरियों में उनकी स्थिति बाकी समाज से जो अगड़े हिंदू हैं उनसे बहुत कमजोर है, तो जाहिर है ऐसे में मांग उठेगी कि भाई फिर सिर्फ 27% रिजर्वेशन क्यों दिया जाए, उसको बढ़ाया जाए। जाहिर है ये मांग उठेगी कि आरक्षण और तमाम जो एफर्मेटिव एक्शन है वो केवल सरकारी नौकरियों में क्यों हो, केवल सरकारी शिक्षण संस्थाओं में क्यों हो, वो प्राइवेट में क्यों ना हो, क्योंकि देश की एक नीति है। आपने कानूनी अड़चनों का जिक्र किया, कई चीजों में कानूनी अड़चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 50% की लिमिट लगा रखी है, लेकिन मैं आपको ये याद दिला दूं कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन लागू करने पर किसी किस्म की कोई कानूनी अड़चन नहीं है। संविधान के आर्टिकल 15(5) का संशोधन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच कर ली है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो एडेड हो चाहे वो अनएडेड हो, आप रिजर्वेशन लागू कर सकते हैं, कोई प्रावधान, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी कमी है वो पॉलिटिकल विल की कमी है, और जाहिर है कांग्रेस अब चाहे, क्योंकि इसकी होड़ है, बीजेपी ये कर रही है कि देखो हमने कांग्रेस का एजेंडा ले लिया, अब कांग्रेस के पास बोलने को क्या है। कांग्रेस को, और सिर्फ कांग्रेस को नहीं, इस देश में सामाजिक न्याय के लिए जो कोई भी खड़ा है उन सबको अब बॉल को पुश करना पड़ेगा कि अच्छा आपने ये मान लिया, अब आप ये भी मानेंगे, अब आप ये मानेंगे, ये तो लॉजिकली इससे फॉलो करता है। तो मैं समझता हूं एक मायने में सामाजिक न्याय की लड़ाई अब एक नए दौर में प्रवेश कर गई है। तो आखिर में एक संक्षेप में योगेंद्र जी जवाब में चाहूँगा कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का हमने राहुल गांधी का एजेंडा छीन लिया, और कांग्रेस कह रही है कि हम भले ही विपक्ष में हैं, मतलब सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है, हम जो चाहते हैं वो सरकार से मनवा लेते हैं। तो इन दोनों दावों के बीच में आपका क्या आकलन है? सिस्टम तो कांग्रेस का नहीं है, सिस्टम तो इस देश के अंदर जो अगड़ा समाज है, जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, उन्हीं का सिस्टम है। लेकिन देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, राहुल गांधी की सारी बातें मानी जाए ना मानी जाए, कम से कम इस एक सवाल पर राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि सत्ता के बाहर रहकर भी आप सत्ता को मजबूर कर सकते हैं अगर ईमानदारी से। और राहुल गांधी के बारे में एक बात मैं विश्वास से कहता हूं कि इस देश में सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले तमाम नेताओं, जिनमें से कई दलित समाज के नेता भी हैं, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, उनसे कहीं ज्यादा अंबेडकराइट राहुल गांधी पर्सनली है। तो राहुल गांधी ने ये तो साबित कर दिया है कि जिस किसी सवाल को अगर आप शिद्दत से उठाओ तो आप मजबूर कर सकते हो। अब आगे उसका श्रेय उनको मिलेगा या नहीं, पर श्रेय की बात तो बहुत अनइम्पॉर्टेंट है। इस बहाने सामाजिक न्याय का सवाल आगे बढ़ेगा या नहीं, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। यही एक बैटल है, और मैं समझता हूं ये बैटल सिर्फ एक पर्सनैलिटीज की नहीं है। देखिए हम बहुत ज्यादा समय इस पे लगाते हैं, श्री राहुल गांधी को मिलेगा, फलां को मिलेगा, बिहार चुनाव पे असर पड़ेगा, और पहलगांव वाला मामला छुप गया, ये सब तात्कालिक सवाल है, आज से 10 साल बाद हमें याद भी नहीं रहेंगी ये सब चीजें। जो याद रहेगा वो ये कि इस देश ने जाति व्यवस्था की विषमता को स्वीकार कर, उसको एक्नॉलेज करके, उसको एन्यूमरेट करने और उसको एलिमिनेट करने की दिशा में कुछ कदम उठाने शुरू किए हैं। वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं समझता हूं जो कोई व्यक्ति इस देश में जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहता है, उसे कबूतर की तरह आंख मूंदने की बजाय आंख खोल कर देखना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको मॉनिटर करना एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं समझता हूं किसी भी बहाने से सही ये अच्छा काम शुरू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी का ये कहना है कि ये जो जातीय जनगणना का सरकार ने फैसला किया है, उसकी तुलना आप जब 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को माना गया था और ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया था, उतना बड़ा फैसला है। ये देश की जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसमें एक ये महत्वपूर्ण मोड़ है। इसे अभी हम चाहे चुनाव से जोड़कर देखें या ये कहें कि पहलगाम के ध्यान हटाने के लिए किया गया है, लेकिन देश की राजनीति पर इसके दूरगामी परिणाम होंगे। एक बार फिर से साप्ताहिक सभा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।